Assalamu alaikum, my dear students. So, I am continuing with the chapter current electricity, and a very important numerical will be discussed today, that is based on the temperature coefficient of resistance. So, शायद आपको याद होगा मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था that how the resistance of a material varies with respect to the temperature. एक मटेरियल की रेजिस्टेंस टेम्परेचर से कैसे चेंज होती है. इनफैक्ट अगर आप कंडक्टर की बात करोगे वहां जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाती है. व्हाई? द रीजन यू नो, because of the number of collisions per unit time, because of the increase in collision frequency, because of the decrease in relaxation time. तो वो सारा कुछ प्रीवियस लेक्चर में मैंने डिस्कस किया है. तो किसी को अगर उसमें बेटा कंफ्यूजन हो तो वो मेरी प्लेलिस्ट में वहां जा सकता है, तो वो लेक्चर फिर से वॉच कर सकता है. नाउ द क्वेश्चन यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल में दिखाने वाला हूं वो आप अच्छे से पढ़ो. एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर. हमें बताना है हमारे पास एक कॉपर वायर है. ओके, नाउ मान लो बेटा इसकी जो रेजिस्टेंस है से इट इज आर नॉट. एट व्हाट? एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. हमारे पास एक मटेरियल है बेटा जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है? आर नॉट. एट व्हाट टेम्परेचर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड. नाउ द क्वेश्चन इज एट व्हाट टेम्परेचर वुड द रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉपर वायर बी डबल इट इज रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री. मतलब हमें बताना है हम इसमें कितना टेम्परेचर रखिए बेटा ताकि इस मटेरियल की जो नई रेजिस्टेंस बनेगी यानी कि आर टी रेजिस्टेंस एट न्यू टेम्परेचर टी वो कितना होना चाहिए? डबल देन दैट ऑफ इट इज ओरिजिनल और डबल देन दैट ऑफ इट इज रेजिस्टेंस एट 0. ऐसे मान लो इसकी रेजिस्टेंस 0 डिग्री पे 2 ओम है. मैं आपको बता रहा हूं इसको कितना टेम्परेचर रखे ताकि इसकी रेजिस्टेंस 4 ओम बन जाए. ऐसे यहां पे 0 डिग्री पे इसकी रेजिस्टेंस आर नॉट है. नाउ द क्वेश्चन इज मैं कितना टेम्परेचर इस मटेरियल को रखूं ताकि इसकी रेजिस्टेंस कितनी बन जाए? डबल देन दैट ऑफ द ओरिजिनल. तो यू नो, अगर आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक रिलेशन बताई थी कंडक्टर्स में आर टी जो होता है रेजिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट ओरिजिनल टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री. ये दोनों चीजें बताता है. इधर इट इज द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री और इट इज द ओरिजिनल रेजिस्टेंस. 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. क्लियर? तो क्या आएगा बेटा? आर टी कितना है? हमें फाइनल रेजिस्टेंस कितनी चाहिए? should be double. So RT is 2 times R naught. So I will write here 2 R naught is equal to R naught 1 plus and alpha for the copper. Alpha you know temperature coefficient of resistance. मैंने बहुत अच्छे से explain किया था what temperature coefficient of resistance is. What it is? It shows how much sensitive the material's resistance is टुवर्ड्स टेम्परेचर. अगर किसी मटेरियल का अल्फा हाई है उसका मतलब हुआ उस मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है दैट इज क्वाइट सेंसिटिव टुवर्ड्स टेम्परेचर. इज दैट क्लियर? सो अल्फा का वैल्यू यहां दिया है 3.9. इनफैक्ट कुछ मटेरियल्स का अल्फा अगर याद भी रखोगे तो वो बेटर है. सो अल्फा फॉर कॉपर इट इज 3.9 इंटू 10 raised power -3 degree inverse, because you know unit of alpha is reciprocal of temperature, inverse of temperature. तो सॉल्व करेंगे बेटा r naught cancel. 2 is equal to 1 plus 3.9 into 10 raised to the power -3 degree centigrade inverse. ओके, सो क्या आएगा? 1 को यहां लाएंगे. 2 minus 1 is 1. 1 is equal to 3. सॉरी, टेम्परेचर चेंज यहां लिखना है. यहां पे हाँ अल्फा लिखा तो यहां पर डेल्टा टी भी है. डेल्टा टी क्या आएगा? डेल्टा टी इज द टेम्परेचर राइज. फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल. फाइनल तो निकालना है. फाइनल वो टेम्परेचर है जहां पर रेजिस्टेंस डबल बन गई है. माइनस ओरिजिनल कितनी है बेटा? 0 डिग्री. दैट इज 0. तो आप बोलोगे सर आपने केल्विन में क्यों नहीं लिया?
सो याद रखोगे आप एक बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप किसी चीज में चेंज देखना चाहते हो, जैसे आप टेम्परेचर चेंज देखना चाहते हो, तो आप याद रखोगे वेदर यू टेक इट इन डिग्रीज और यू टेक इट इन केल्विन, चेंज सेम ही होगी। जैसे 1 डिग्री चेंज इज इक्वल टू 1 केल्विन चेंज। कैसे, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। जैसे बेटा आपने लिया टेम्परेचर 40 और इनिशियल लिया 0, ओके, व्हाट इज द चेंज इन डिग्रीज? 40 माइनस 0 इट इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ लेट अस फाइंड आउट द चेंज इन केल्विन। चलो 40 डिग्री को केल्विन में ले लो, कितना आएगा? 40 प्लस 273, माइनस 0 को भी केल्विन में ले लो, 0 प्लस 273 केल्विन, तो फिर से 273 कैंसिल हो जाएगा, तो वहां 40 केल्विन निकलेगा। सो दैट मींस चेंज चाहे केल्विन में ले लो चाहे डिग्री में ले लो सेम होती है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू 1 केल्विन चेंज इज इक्वल टू 1 डिग्री चेंज। तो यहां पर इसलिए मैंने कोई चेंज, अगर t को 273 लिखे, 0 को भी 273 लिखे, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बेटा यहां क्या आएगा? ये ऐसे t आएगा ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो उसके बाद शाबाश, तो 1 को यहां लाएंगे, 1 को यहां लाएंगे, 2 माइनस 1 इज 1, 1 इज इक्वल टू 3.9 इंटू 10 रेज पावर माइनस 3, ओके, डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स टाइम्स टी। तो टी क्या निकलेगा? टी निकलेगा ना बेटा 1 बाई 3.9 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। एंड यू नो टेम्परेचर का यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड आएगा, क्योंकि ये ऊपर चढ़ेगा तो ये बराबर यहां प्रूव हो रहा है कि टेम्परेचर और अल्फा का रेसिप्रोकल रिलेशन है, यूनिट इनवर्स है। तो यहां क्या आएगा? अप्रोक्सीमेटली 3.9 को मैं 4 लूंगा कैलकुलेशंस के लिए। सो ये 10 रेज़ पर माइनस 3 जब ऊपर आएगा इट विल बिकम 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 2s are 8, 4 5s are 20, 0. So it will be approximately 250 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन हमने 3.9 के बदले 4 लिया था, तो ऑब्वियसली यहां पर वैल्यू इससे ज्यादा ही आएगा। सो इट विल बी ऑलमोस्ट 255 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका मतलब हुआ इस मटेरियल में अगर 0 डिग्री पे 1 ओम की रेजिस्टेंस है और आप चाहते हो इसमें रेजिस्टेंस ट्वाइस बन जाए, 2 ओम बन जाए, तो आपको कितना टेम्परेचर लेना है? 255 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना टेम्परेचर आपको रखना है इस मटेरियल में, तब जाके इसकी रेजिस्टेंस डबल बन जाएगी। इज दैट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A very important question from entrance point of view which I am going to discuss right now. बहुत इंपॉर्टेंट है एंट्रांस पॉइंट ऑफ व्यू से। शायद इस पे मुझे पक्का याद नहीं है, शायद इस पे क्वेश्चंस आए हैं एंट्रांस एग्जामिनेशंस में, लेकिन कॉन्सेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, दोनों वेज में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन ऐसे हैं बेटा, हमारे पास VI ग्राफ है, ठीक है, दिस इज I, दिस इज V, ठीक है। हमने एक मटेरियल लिया है, पहले हमने इस मटेरियल को केप्ट मेंटेन किया है एट टेम्परेचर T1, तब इसका ग्राफ ऐसा आया। यू नो, जब आप एक कंडक्टर को किसी टेम्परेचर पे फिक्स रखोगे तो वो ओम्स लॉ ओबे करता है। जब वो ओबे करेगा तो जब आप IV ग्राफ प्लॉट करोगे वो स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ऐसा आ रहा है। नाउ बाद में मैंने यही मटेरियल लिया और अब इसको कुछ किसी नए टेम्परेचर पे फिक्स किया। लेट अस फिक्स इट एट टेम्परेचर T2 एंड देन redraw the graph. I plotted the graph again between I and V and the graph is like this. This is T2. So जब मैंने मटेरियल को T1 पे मेंटेन रखा तब IV ग्राफ ऐसा आया। जब मैंने मटेरियल को T2 पे मेंटेन किया तो IV ग्राफ ऐसा आया। नाउ द क्वेश्चन इज, बताओ T1 और T2 में कौन सा टेम्परेचर ज्यादा है? इज दैट क्लियर? क्वेश्चन क्या है? दैट अ मटेरियल is kept at two different temperatures. ठीक है बेटा, क्या क्या टेम्परेचर? T1 एंड T2। कंपेयर
T1 एंड T2। हमें अब क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, हमें ये देखना है कि T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है। तो कैसे बेटा देखोगे, अब मुझे बताओ, जब जिस ग्राफ में या जिस प्लॉट में मटेरियल की रेजिस्टेंस ज्यादा आएगी तो उस मटेरियल में वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता होगा रेजिस्टेंस जो है दैट इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मोर रेजिस्टेंस आपको तब मिलेगी जब आपका टेम्परेचर हाई होगा, लेस रेजिस्टेंस आपको तब मिलेगी जब आपका टेम्परेचर लो होगा। तो टेम्परेचर हाई है, लो है, T1 हाई है या T2 हाई है, तो वो पता चलेगा ना जब आप रेजिस्टेंस निकालोगे उन टेम्परेचर्स पे। सो आई विल डिटरमिन द रेजिस्टेंस एट कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर्स T1 एंड T2। तो पहले हम देखेंगे, हम ये जो रेजिस्टेंस का मसला है आईवी ग्राफ में से रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, मसला है ना बेटा। तो शायद आपने प्रीवियस लेक्चर्स में सुना होगा, अगर अच्छे से ध्यान से आपने वो लेक्चर सुने होंगे, वहां पे मैंने बताया था IV characteristics of ohmic device। जब मैंने डिस्कस किया था, I told you that when you determine the slope of IV graph, अगर आपने IV प्लॉट ग्राफ डाला, उसका स्लोप निकाला और उस स्लोप का रेसिप्रोकल लोगे तो वो आपको रेजिस्टेंस देगा। सो व्हाट रेजिस्टेंस ग्राफिकली इज द रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ IV ग्राफ। याद है, अगर किसी को याद नहीं है, he or she can go to my playlist and find out the IV characteristics of ohmic device। वहां मैंने एक्सप्लेन किया है कि रेसिप्रोकल ऑफ स्लोप ऑफ IV ग्राफ कैसे रेजिस्टेंस देता है। नाम अब ध्यान रखो, स्लोप आपको पता है, अगर नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में समझा जाए, स्लोप मीन्स स्टीपनेस। स्लोप मीन्स, तो सीधे बताओ स्टीपनेस किसकी ज्यादा है, T1 पे जो प्लॉट किया है ग्राफ या T2 पे जो प्लॉट किया है। ऑब्वियसली T1 का स्लोप ज्यादा दिख रहा है, स्टीपनेस ज्यादा दिख रही है। सो दैट मींस जिसका स्लोप ज्यादा होगा, जिस टेम्परेचर पे स्लोप ज्यादा होगा, उस पे रेजिस्टेंस कम है। तो उसका मतलब क्या हुआ, जहां पर रेजिस्टेंस कम है वहां पे टेम्परेचर भी कम होगा। तो बताओ, जब यहां पर स्लोप ज्यादा है तो इस T1 पे स्लोप ज्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस कम है। आईवी ग्राफ में जिसका स्लोप ज्यादा निकलता है उसकी रेजिस्टेंस कम होती है। तो स्लोप ज्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस कम, और रेजिस्टेंस कम कब मिलती है, हाई टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे, ऑब्वियसली लो टेम्परेचर पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, T1 इज लोअर देन व्हाट, T2। अब T2 का देखो, बोलो बेटा T2 का स्लोप क्या आएगा, स्टीपनेस क्या आ रही है, कम, तो उसका स्लोप कम आ रहा है। जब उसका स्लोप कम आ रहा है वहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, और रेजिस्टेंस कब ज्यादा मिलेगी, एट हाई टेम्परेचर और एट लो टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर, बिकॉज रेजिस्टेंस और टेम्परेचर में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सो दैट मींस T1 जो है इट इज लेस देन T2। Let me explain it again. So listen, मुझे टेम्परेचर T1 और T2 कंपेयर करना है फ्रॉम दिस ग्राफ। तो मैं क्या देखूंगा, टेम्परेचर को कंपेयर करने के लिए मैं देखूंगा कहां पे क्या रेजिस्टेंस है। अगर T1 पे ज्यादा रेजिस्टेंस है तो T1 ज्यादा है, अगर T2 पे ज्यादा रेजिस्टेंस है तो T2 ज्यादा है। लेकिन रेजिस्टेंस को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे आईवी ग्राफ का क्या निकालना पड़ा, स्लोप। और रेजिस्टेंस और स्लोप में क्या रिलेशन है, रेसिप्रोकल, इनवर्स। तो इस इनमें T1 का अगर स्लोप, T1 पे अगर स्लोप ज्यादा आया तो वहां पर रेजिस्टेंस कम है। तो बताओ स्लोप किस पे ज्यादा है, T1 पे या T2 पे, तो T1 पे स्लोप ज्यादा है। T1 पे जब स्लोप ज्यादा है तो T1 पे रेजिस्टेंस कम होगी। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब T1 क्या है, कम है ना। चलो T2 पे आ जाओ, T2 पे स्लोप कम है, तो T2 पे जब स्लोप कम है तो T2 पे रेजिस्टेंस कम है, तो रेजिस्टेंस जब T2 पे कम है तो टेम्परेचर भी कम होगा। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्चुअल बेस्ड न्यूमेरिकल। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली अगर देखा जाए इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी, मेनी मोर lectures will come in the coming lecture series. So have a nice day. Assalamu alaikum.